আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई के प्रतिनिधियों ने पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल पर बातचीत करने के लिए बांग्लादेश का दौरा किया। बिल्कुल ही छिप छिपाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कुछ सदस्य बांग्लादेश आए हैं। हालांकि भारत के लिए यह यात्रा चिंता का कारण नहीं बन रही है, फिर भी भारतीय कूटनीतिक विशेषज्ञ इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा से पहले 2009 में आखिरी बार आईएसआई का प्रतिनिधि दल बांग्लादेश आया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन में आईएसआई के लिए बांग्लादेश के दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन हसीना के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के समय आईएसआई का प्रतिनिधि दल बांग्लादेश आया है, जो ढाका और इस्लामाबाद के सैन्य संबंधों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से आईएसआई के प्रतिनिधि मंडल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के विश्लेषण प्रमुख मेजर जनरल अमीर अफसर भी शामिल है, जो पहले चीन के बीजिंग में पाकिस्तान के सैन्य दूतावास में कार्य कर चुके हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रतिनिधि मंडल बांग्लादेश में चोरी छिपे 4 दिन की यात्रा पर आया है। वे दुबई से एमिरेट्स एयरलाइंस की उड़ान से ढाका पहुंचे हैं, जहां उनका स्वागत बांग्लादेश के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश के मध्यस्थों से बातचीत करेंगे और बांग्लादेश के आर्मी कंटोनमेंट का दौरा करेंगे। हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच उच्च स्तरीय सैन्य और राजनीतिक वार्ताएं चल रही हैं। पिछले हफ्ते बांग्लादेश की सैन्य टीम पाकिस्तान भी गई थी। इस नए सहयोग को भारत गंभीरता से देख रहा है, खासकर एक पूर्व आईएसआई अधिकारी को चीन में काम करने के बाद बांग्लादेश भेजने को लेकर, जिसे बहुत संकेतपूर्ण माना जा रहा है। 90 के दशक और 21वीं सदी के पहले दशक में उत्तर पूर्व भारत के अलगाववादी समूह को समर्थन देने के लिए जिस तरह से आईएसआई बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल करता था, उसे कोई नहीं भूल सकता है। इसलिए अब पाकिस्तान के मंशा को समझना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कूटनीतिक विशेषज्ञ इसे गंभीरता से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य में उग्रवादी गतिविधियां कम हुई है, लेकिन वह अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। स्वाभाविक है कि गणतंत्र दिवस से पहले राज्य प्रशासन रेड अलर्ट पर है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे राज्य को रेड अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दूर दराज के कई क्षेत्रों में पहले ही सुरक्षा बलों की निगरानी शुरू हो गई है। खबरों के अनुसार इन इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिली है, जो न्यूज नाउ और अन्य समाचार माध्यमों में प्रकाशित हुई है। इसलिए प्रशासन सामान्य लोगों की सुरक्षा में कोई चूक नहीं छोड़ने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। राज्य के दूरदराज क्षेत्रों के साथ साथ राजधानी अगरतला में भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। राजधानी के विभिन्न नाका पॉइंट्स पर तलाशी अभियान चल रहा है और शक के दायरे में आने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। कुछ दिन पहले ही अगरतला के अरुंधति नगर के इलाके में पुलिस ने एक बांग्लादेशी युवक को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। इसलिए सीमा क्षेत्रों के साथ साथ राजधानी अगरतला में भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण अवैध प्रवासन बढ़ रहा है और इसके साथ अत्याधुनिक हथियार भी राज्य में आ रहे हैं। यह स्थिति राज्य की सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि अवैध हथियारों के साथ राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। राज्य की सीमा से सटे इलाकों में कई अवैध घुसपैठिए पहले से ही शरण लिए हुए हैं और राज्य पुलिस के एक सूत्र ने बताया है कि इन घुसपैठियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि राज्य के लोगों के बीच लंबे समय से बांग्लादेशियों के साथ दोस्ताना रिश्ते हैं। इस कारण से समस्या बढ़ रही है और सुरक्षा बलों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। पुलिस की ताकत उसका नेटवर्क यानी सोर्स होता है। बांग्लादेश घुसपैठियों के माध्यम से राज्य में हथियारों की तस्करी और नशे की चीजों का आना भी चिंता का कारण बना हुआ है। इस पर भी सुरक्षा बलों की कड़ी नजर है। विशेष रूप से चुड़ाईबाड़ी और अन्य बाहरी राज्यों से प्रवेश करने वाले पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाई गई है और सुरक्षा बलों ने नए सोर्स का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है।
हालांकि आतंकवादी गतिविधियों में कुछ कमी आई है, लेकिन राज्य में आतंकवादी संगठनों का अस्तित्व अब भी बरकरार है। गणतंत्र दिवस जैसे दिन पर ये संगठन अपनी मौजूदगी का प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी कारण से सुरक्षा बलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। लोगों ने सीपीआईएम को उसकी छोटी मानसिकता के कारण उखाड़ फेंका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अर्बन प्रोस्पेरिटी फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए यह टिप्पणी की। प्रकाश्य सभा स्थल को लेकर विपक्षी दल सीपीआईएम के दावे पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि स्वामी विवेकानंद मैदान में पहले से निर्धारित सरकारी कार्यक्रम होने के बावजूद सीपीआईएम ने उसे स्थगित करने की मांग की है। अंत में सीपीआईएम ने उमाकांत स्कूल में सभा आयोजित करने की मांग की, लेकिन मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि स्कूल के समय में उस स्थल पर सभा आखिर कैसे संभव है। সদিচ্ছা থাকলে আর কিছু করার মানসিকতা থাকলে নিশ্চয়ই হবে। রাজনীতি সব জায়গায় চলে না। আজকে এখানে আমাদের সরকারি প্রোগ্রাম হচ্ছে, এখানে একটা পলিটিক্যাল পার্টি উনারা বলছেন উনাদের কি একটা প্রোগ্রাম আছে এখানে, এই প্রোগ্রামের জন্য আমাদের সরকারি প্রোগ্রাম যেন পিছিয়ে দিই। অদ্ভুত কথা। সরকারি প্রোগ্রাম কি করে পেছাবো আমরা? কারণ একটার সাথে একটা যুক্ত আছে। আমি বললাম আপনারা দুদিনের জন্য যদি পিছিয়ে দিন তাহলেই তো হয়। বলে না, উনারা পিছাতে পারবেন না, কিন্তু আমাদের পিছিয়ে দিতে হবে। অদ্ভুত বাইনা। তারপর বলছে যে না, একটা স্কুলের সামনে আমরা করব, আগরতলা সহকারী উমানন্দ স্কুলের সামনে। আর এখানে কি বার? বলো বুধবার। তো বুধবার তো ওখানে স্কুলের ছাত্ররা থাকবে, তো আপনারা কিভাবে ওখানে মিটিং করবেন? এই যে মানসিকতা, যদি রোববার হতো বা ছুটির দিন হতো কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু এটাকে নিয়ে রাজনীতি করবেন। इसी मानसिकता के कारण लोगों ने सीपीआईएम को बाहर कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने टिप्पणी की कि लोग अब उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। তো মানসিকতা যদি এরকম থাকে, যে কারণে এই 35 বছর পর তাদেরকে এই মানসিকতার কারণে মানুষ ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আমাদের মানসিকতা হচ্ছে হেল্প করা। আমি তো আপনাদের হেল্প করতে চাই, কিন্তু অবস্থাটা তো বুঝতে হবে। গায়ের জোর দিয়ে হবে না। আপনারা করুন না, এর অপোজিট, এর তো খালি জায়গা আছে এই দিকটা দিয়ে, ওই জায়গার মধ্যে করুন আপনারা। তো এই ধরনের চিন্তা ভাবনা নিয়ে এতদিন ধরে আমরা দেখেছি রাজ্য চালিয়েছে, কিন্তু এখন মানুষ ওনাদেরকে গ্রহণ করে না। কারণ খালি আন্দোলন, জিন্দাবাদ, দিতে হবে দিতে হবে, করতে হবে করতে হবে, এই স্লোগান করে করে আমাকে আজকে অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেছিল যে ওখানে আন্দোলন করছে। আমি বললাম ওদের তো আন্দোলনেই সারা জীবনে তো আন্দোলন করে আসছে, কাজে ওদেরকে কি বলবো। আর বিধানসভায় যখন আমাদের কোনো তথ্য দিয়ে ওরা প্রশ্ন করে আর যখন উত্তর দেই তখন কিন্তু রা শব্দ থাকে না। আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। আজকে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স কি বলছে। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जहां एक ओर सरकारी क्षेत्र में 33% आरक्षण किया गया है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य के सभी जिलों में महिला थाना स्थापित किए गए हैं। इस संदर्भ में कुल 8 जिलों में 9 महिला थाना है। TRLM के तहत त्रिपुरा में कुल 5,460 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जिनमें 4,73,000 सदस्य हैं। राज्य में वर्तमान में लखपति दीदी की संख्या 91,871 है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अब तक टोटल 747.8 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। त्रिपुरा के शहरी क्षेत्रों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के विभिन्न उत्पादों की प्रस्तुति और वोकल फॉर लोकल की अपील को बढ़ावा देने के लिए अगरतला के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव की शुरुआत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। न्यू लेबर लॉज के मुताबिक नियोक्ता की मांग पर महिलाओं को रात में भी काम करने के लिए मजबूर होना होगा। केंद्र ने पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेबर एक्ट में लाए संशोधन को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को आईसीटीयू ने लेबर कमिश्नर और डिप्टी ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किया। आईसीटीयू ने लेबर सेक्टर और सोशल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में इस बिल को तत्काल वापस लेने का मांग भी किया है।
আমরা লক্ষ্য করলাম কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে হঠাৎ করে বিধানসভা একটা বিল আনলেন। সাধারণত এই জাতীয় বিল আনতে গেলে শ্রমিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়, আলোচনা করতে, কিন্তু কথাবার্তা বললেন না, আলোচনা করলেন না, একটা বিল এনে বিধানসভায় তুললেন, এটা পাশ করিয়ে নিলেন। এবং এতে কি, এখন থেকে যারা মহিলারা আছে তাদেরকে মালিক যদি বলে বা সরকার যদি বলে রাতের বেলাও তাদেরকে কাজ করতে হবে, তাহলে তারা ফিরবেন কি করে? তাদের বাচ্চা কাচ্চার দায়িত্ব কে নেবে? তাদের খাওয়া দাওয়ার দায়িত্ব কে নেবে? তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে কে? রাতের বেলা কি করে গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন যে নিরাপত্তার সঙ্গে তাদেরকে বাড়িতে পৌঁছে দেবেন? এটা আইনি কিন্তু কিচ্ছু নেই। সৌদা একটা আইন পাশ করে অর্ডার इशू করে दिच्छे। शुक्रवार सुबह 7 बजे राहगीरों ने मुख्यमंत्री आवास के बगल में अंडरग्राउंड पावर लाइन कंट्रोल बॉक्स में आग लगी देखी, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने सूचना दी कि पहले आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया गया और फिर बाद में पानी का उपयोग किए जाने के बाद आग में काबू पाया गया। समय रहते कार्यवाही के कारण मुख्यमंत्री आवास के बगल के इलाके में भीषण आग से बचा लिया गया। ডিপার্টমেন্টের একটা মারুতি গাড়ি এখানে দাঁড়ানো আছে, তখন নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা জল দিতে না করছে। জল যখন যেতে হবে মেশিনটাতে, আমরা তার কোম্পানির লোক তার সঙ্গে তারা যোগাযোগ করি। তারপরে আমরা কিন্তু প্রচন্ড এখানে মেইন রোডের উপরে সিএম এর বাড়ির সামনে আছে একটা ট্রান্সমিটার সঙ্গে আছে, এই কারণে আমরা CO2 গ্যাস ব্যবহার করছি। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, ऐसे में युवाओं को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने में स्टार्टअप्स विशेष भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आधिकारिक तौर पर न्यू स्टार्टअप पॉलिसी का शुभारंभ किया। स्टार्टअप नीति आधिकारिक तौर पर शुक्रवार को लॉन्च की गई। इस दिन मुख्यमंत्री के हाथों स्टार्टअप नीति 2025 का शुभारंभ किया गया। प्रज्ञा भवन में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप नीति की पहल युवाओं को वैकल्पिक रोजगार के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। All the peoples cannot be given the jobs. So this is the best policy, I think, if we create this kind of policy. It is a known fact that youth is a very energetic and capable a lot. However, this energy and enthusiasms of theirs do not often go in the right direction. It will channel this energy in the right direction, and this will ensure that the youth get the needed help from the government. It is a commendable initiative that allows the youth to touch newer heights. It will allow them to fulfill their dreams of becoming an industrialist or entrepreneurs. Already we have seen before entering this hall, I have already made some of them. And they are doing a very good job, what I have seen. And I think always we say that Ek Tripura, Shrestha Tripura, in Bengali we say, and it is going to be fulfilled, I am sure.
मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि इस तरह की पहल मुख्य रूप से युवाओं को बैंक लोन के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। नई स्टार्टअप नीति से लगभग 1.25 लाख बैंक ब्रांचेस को बैंक लोन प्राप्त करने में मदद मिलेगी, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा। बेसिकली इट मीन्स बैंक्स विल ऑफर फाइनेंस टू these youths for creating better employment opportunities in the country. It aims to make the youth employed so we can eliminate the problems of unemployment. The financial support comes as a sign of great relief to the youth. It basically aims to include all levels of society from the lowest to the highest. After launching this campaign successfully, they got in touch. When it was started, there was a good connection or touch with the IITs, IIMs, then NITs, and other central universities of India. Now, in other peoples also, they also have taken into consideration what I have heard from my previous speakers. Thus, it is a wise, I think, decision to help the youth to achieve greater heights from a young age. According to this program, around more than 1.25 lakh bank branches encourage youth and at least one Dalit or Adivasi or one women enterprise, what I have the data. Prime Minister said there is no growth in the country without innovation and new opportunities for the youth. नई त्रिपुरा स्टार्टअप नीति दोनों आईटी और नॉन आईटी स्टार्टअप्स को समर्थन और अवसर प्रदान करेगी। त्रिपुरा के 127 स्टार्टअप्स वर्तमान में भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार विकास विभाग के साथ रजिस्टर्ड है, जिनमें से 26 आईटीईएस स्टार्टअप स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त है। नई नीति बचे हुए 101 स्टार्टअप्स की आवश्यकताओं को पूरा करेगी और नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगी, ऐसा सरकार का दावा है। त्रिपुरा स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स को प्रत्येक महीने 20,000 रुपये तक के मासिक संचालन खर्च की सहायता दी जाएगी। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त 20% संचालन खर्च की सहायता प्रदान की जाएगी। यह नीति कच्चे माल, उपकरण खरीद, पेटेंटिंग और विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त यह कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, बागवानी, कृषि प्रसंस्करण और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने पर जोर देगी, जैसा कि सरकार ने बताया है। इस नीति को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे समारोह के अवसर पर अगरतला वुमेन्स कॉलेज की एनएसएस यूनिट द्वारा शुक्रवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार प्रधानमंत्री की योजना और बालिकाओं को अधिकार के बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल शौर्बरी नाथ ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की लड़कियों को पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। বার্তাটা মেয়েদের সচেতন করার জন্যই যে আমরা ভারতের নাগরিক এবং আমরা যেরকম পুরুষরা পার্ট অফ দ্য সোসাইটি ইকুয়াল, আমরা ওদের সমানই, আমরা কোনো অংশে ওদের থেকে কম না এবং মানসিকভাবে আমি তো মনে করি একটা নারী অনেক বেশি পাওয়ারফুল দ্যান এ ম্যান। আর ওরা যেন নিজেদের কখনোই পিছিয়ে পড়া মানুষ হিসাবে না ভাবে এবং পুরুষদের সমকক্ষ ভাবে এবং এই সমাজটাকে এগিয়ে নিতে পারে এবং ওরা বুঝতে পারে যে একমাত্র মেয়েরাই যদি ঠিক মতো কাজ করে এবং ওদের সমান মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলেই বোধহয় একটা দেশ উন্নত হবে। মহিলাদের সম্মান দিলে এবং মহিলাদের সুযোগ দিলে একটা দেশ উন্নতি হতে পারে। মহিলা ছাড়া কোনো সমাজই উন্নত হতে পারে না। 26 जनवरी रिपब्लिक डे के अवसर पर स्टेट ओबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने दिल्ली के रेड फोर्ट समारोह में भाग लेने वाले राज्य के प्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य ओबीसी कल्याण विभाग ने दिल्ली के लाल किले में समारोह में भाग लेने वाले राज्य के प्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्य ओबीसी कल्याण विभाग मंत्री शांतना चाकमा ने राज्य प्रतिनिधियों का स्वागत किया।
26 जनवरी को लाल किला समारोह में राज्य प्रतिनिधि के तौर पर विभिन्न विभागों से कुल 415 लोग हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए ओबीसी विभाग द्वारा कुल 6 छात्रों का नामांकन किया गया है। इस अवसर पर शुक्रवार को राज्य ओबीसी कल्याण विभाग द्वारा भाग लेने वाले 6 राज्य प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। राज्य ओबीसी कल्याण विभाग की मंत्री शांतना चकमा ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राज्य और विभाग के लिए गर्व की बात है। ঐতিহ্য আমাদের যে সংস্কৃতি আমাদের যে প্রত্যেকটা দিক থেকে যে আমরা যদি লক্ষ্য করি আমাদের যে 26শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস যেটাকে আমরা বলি সংবিধান দিবস হিসেবে আমরা বলে থাকি। তো আমাদের যে 26শে জানুয়ারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনে যে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় যে আমরা জানি যে কোনো ব্যক্তি সাধারণ ব্যক্তি সেই প্রোগ্রামে উপস্থিত হতে পারে না। তো আজকে এত বড় একটা সুন্দর প্রোগ্রামে আপনারা উপস্থিত হবেন সেটা একটা গৌরবের বিষয়। একদিকে আপনাদের সমাজের একদিকে নিজের পরিবারের পাশাপাশি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য আমাদের ওবিসি ওয়েলফেয়ার দপ্তরের একটা গৌরবের বিষয়। राज्य की संस्कृति सम्मान विरासत की रक्षा के लिए राज्य से ओबीसी विभाग की ओर से पहली बार प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा किया गया कि 26 जनवरी को उत्तर त्रिपुरा के कुमारघाट में कांग्रेस के एससी ऑर्गेनाइजेशन का राज्यवार कॉन्फ्रेंस होगा। सत्ताधारी दल भारत के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन और रेजिस्टेंस खड़ा करने के लिए पूरे भारत में जय बापू, जय भूमि और जय संविधान इन 3 नारों को सामने रखकर एक आंदोलन कार्यक्रम जारी किया गया है। তফসিল জাতিদের যে কংগ্রেস সংগঠন ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জয় বাপু, জয় ভীম, জয় সংবিধান এই থিমকে সামনে রেখে রাজ্য ভিত্তিক কনভেনশন সংগঠিত করা, যা আগামী 26শে জানুয়ারি কুমারঘাটে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। रणजी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को सर्विसेज के खिलाफ त्रिपुरा ने फर्स्ट इनिंग में 212 रन बनाए। जवाब में फर्स्ट इनिंग में दिन खत्म होने तक सर्विसेज ने 1 विकेट खोकर 114 रन बनाए। क्रिकेट विश्लेषकों का मानना है कि अगर शनिवार को मैच के तीसरे दिन सर्विसेज ने जल्द हार नहीं मानी तो मैच त्रिपुरा के हाथों से निकल सकता है। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও। আমরা জানি